नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कांग्रेस कार्य समिति की थोड़ी देर में अहम बैठक होने वाली है। तकरीबन 2 साल बाद ये बैठक हो रही है, जिसमें 57 सदस्य हिस्सा लेंगे। बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव पर भी कोई फैसला हो सकता है। सीडब्ल्यूसी की अगर बात करें, किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर कोई चर्चा होने की संभावना फिलहाल नहीं है इस बैठक में, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा होने के आसार है। साथ ही पार्टी में सभी धड़ों को एकजुट करने की जरूरत पर जोर दिया जाएगा। कांग्रेस के इस शीर्ष निर्णय लेने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में संगठनात्मक चुनावों को हरी झंडी दी जा सकती है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए अंतरिम चुनाव की बजाय पूर्णकालिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव शामिल है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी थी। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और कांग्रेस संगठन चुनाव की तारीख को लेकर चर्चा की जाएगी। रवि सिसोदिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, आने वाले चुनाव, मौजूदा राजनीतिक हालात, ये तो है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस का अध्यक्ष पद, यानी कि पार्टी का। क्या चर्चा है वहां ग्राउंड पर, जरा बताइएगा। रवि से बात करने की कोशिश करेंगे, शायद तकनीकी खराबी की वजह से जो है आवाज नहीं पहुंच पाई थी। रवि, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा प्रश्न जैसे कि पहले भी था, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम देख रहे हैं बातचीत हो रही है और खासतौर से जो कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, उन्हें बुलाया गया है, लेकिन अध्यक्ष पद सबसे ज्यादा इस पर निगाहें हैं। क्या वहां पर चर्चा है, बताइएगा। शुरू हुई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये भी इस बैठक के लिए पहुंच चुकी हैं और इसके अलावा करीब 54 सदस्य हैं जिनको बुलाया गया है। जो आज के बैठक के एजेंडे की अगर बात करें तो आज की बैठक में जो आने वाले दिनों विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उस पर चर्चा की जाएगी। जो ताजा राजनीतिक हालात हैं देश में, उस पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ कांग्रेस को नया अध्यक्ष कब मिलेगा, इस विषय पर भी चर्चा होगी। आखिर कब जो आने वाले दिनों एआईसीसी का सेशन बुलाया जाएगा, उसकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। क्योंकि जब पिछली बार जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये कहा गया था कि जून में ही कांग्रेस नए अध्यक्ष पर जो चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन कोरोना की वजह से वो टल चुका है। तो आज की बैठक में चूंकि G23 के सदस्यों की तरफ से भी मांग की जा रही थी कि उनको पार्टी की तरफ से स्थिति स्पष्ट की जाए और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी 2019 से अभी अंतरिम अध्यक्ष, तो ऐसे में जो उस मांग को लेकर बैठक बुलाएगी और एजेंडे में भी है। तो ये तय माना जाए कि आज की बैठक जब खत्म होगी तो उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और जो ताजा राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर क्या रणनीति होगी, विधानसभा चुनाव के लिए उनकी क्या रणनीति होगी, ये तमाम ऐसे बड़े मसले जिनको लेकर आज की बैठक में चर्चा होगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटियों का ऐलान किया। दलित नेता पीएल पुनिया को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सलमान खुर्शीद को घोषणा पत्र समिति, राजेश मिश्रा को रणनीति समिति, प्रमोद कृष्णम को चार्जशीट कमेटी और निर्मल खत्री को समन्वय समिति का प्रमुख बनाया गया है। तो देखिए, कांग्रेस की अब बात करें, कमेटियों का ऐलान हो गया है, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस अब जो है काम करती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन मोड में आज सीडब्ल्यूसी की 2 साल बाद बैठक हो रही है और चाहे मौजूदा राजनीतिक हालात हो, आने वाले विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस का अध्यक्ष पद बेहद ही महत्वपूर्ण ऐसे विषय जिस पर कांग्रेस लंबे समय से कशमकश में थी, आज इस मीटिंग में काफी तस्वीर साफ हो जाएगी। और ऐसे ही कमेटियों का ऐलान भी हो गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पीएल पुनिया प्रचार समिति के अध्यक्ष होंगे। बड़े नेता हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से। सलमान खुर्शीद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन होंगे। बहुत बड़ा रोल होगा। घोषणा पत्र क्या लेकर आती है कांग्रेस पार्टी, 2022 के लिए घोषणा पत्र बनाएंगे और माना जा रहा है कि किसानों को लेकर खासतौर से आगे बढ़ रही है, तो किसानों को लेकर कुछ बड़े मुद्दे हो सकते हैं। प्रचार समिति का चेयरमैन पीएल पुनिया, आप देख रहे हैं, प्लान बनाएंगे 2022 के लिए, ऐसे पार्टी आगे बढ़े। तो कांग्रेस 2022 के मिशन पर निकल चुकी है और चार्जशीट समिति के चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णम, सरकार को कैसे किन विषयों पर घेरा जाए सब तय करेंगे। तो ये वो बड़े नाम जो जिम्मेदारी संभालेंगे 2022 के चुनाव की उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर जाएंगे। योगी यहां मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ बैठक करेंगे।
पीएम मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने सिद्धार्थनगर आ रह सकते हैं। इस मौके पर सिद्धार्थनगर से प्रदेश के और कई जिलों के मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण कर सकते हैं। पीएम के दौरे से पहले सीएम यहां तैयारियों का जायजा लेने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यक्रम हो, आप जानते हैं मुख्यमंत्री सबसे पहले वहां पर जाते हैं, तैयारियों का जायजा लेते हैं, किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए इस बात का खास ख्याल रखते हैं। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम और पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा सीएम लेंगे। खबर आपके लिए, रामपुर में आज से हुनर हाट शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका उद्घाटन करेंगे। 25 अक्टूबर तक ये हुनर हाट चलेगा। इसमें करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार और शिल्पकार हिस्सा लेंगे। हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो कई राज्यों के शिल्पकार इसमें शामिल होंगे क्योंकि ये हुनर हाट है और आप देखते हैं कई बार आपको किसी और राज्य का कुछ भी पसंद आता है तो आप खरीदते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप खरीद सकते हैं इस तरह की चीजें, पारंपरिक चीजें। किसी राज्य की स्पेशलिटी कुछ और होती है, किसी और राज्य की कुछ और। अगर आपको पंजाब की पोशाक खरीदनी है उस लिहाज से भी, अगर आपको कश्मीर का कुछ खरीदना है वो भी मिलेगा, अगर आपको यूपी की कोई खास चीज खरीदनी है किसी जिले की, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो देश के किसी भी राज्य की कोई खास चीज अगर आपको पसंद है, आपको वहां का हुनर देखना है, तो हुनर हाट में आपका स्वागत है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इस हुनर हाट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये हुनर हाट आज 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर रहेगा, जिसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी करेंगे। ये अल्पसंख्यक विभाग द्वारा ये हुनर हाट लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का 4 दिवसीय दौरा रामपुर में है। 14 तारीख से वो रामपुर में रहेंगे और इस पूरे हुनर हाट का वो निरीक्षण कर रहे हैं। कई बार उन्होंने निरीक्षण भी इसका कर रखा है और इस समय भी वो हुनर हाट में मौजूद है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए किस तरह से यहाँ जो बाहर से दस्तकार हैं वो आए हुए हैं, उनकी दुकानें लगी हुई हैं और क्या कहते हैं, जिस तरह से देखा जाए लगभग 30 राज्यों से जो है यहाँ दस्तकार और शिल्पकार आए हुए हैं। वो अपनी अपनी कारीगरी का, अपने अपने जो उन्होंने जो हुनर है वो उसका प्रदर्शन करेंगे। वहीं कई अलग अलग राज्यों के जो व्यंजन है, जो उनके साजिद लजीज व्यंजन होंगे उन प्रदेशों के, वो अपने यहाँ लगाए गए हैं। इसमें रामपुरी जो दस्तकारी है उसका भी प्रयोग किया गया है। तो देखा जाए कहीं किसी हर तरह से इस हुनर हाट में हर तरह का जो आयोजन किया गया, हर तरह के जो लोग हैं वो अपने हुनर का जो इसमें कार्यक्रम करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंतजाम किए गए। देखिए मैं आपको दिखा दूं किस तरह से ये हुनर हाट जो लगाया हुआ है और इसमें देखिए किस तरह से अपनी दस्तकारी और जो कारीगरी का ये जो अपने दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जो लोग भी चाहते हैं वो रामपुर जरूर जा सकते हैं इस हुनर हाट में। फिरोजाबाद में देवी की प्रतिमा के विसर्जन के लिए गए 3 बच्चे यमुना नदी में डूब गए। एक बच्चे का शव बरामद हुआ है जबकि 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। फिरोजाबाद के रामनगर की घटना है। सभी ये लोग जो है देवी प्रतिमा के विसर्जन के लिए गए हुए थे। खेलते समय पैर फिसलने से ये हादसा हो गया। 3 मासूम बच्चे डूबे जिसमें से एक की मौत हो गई है, शव बरामद हुआ है, 2 अभी भी लापता है। जो है ऐसा उस बच्चे ने बताया है कि पैर फिसलने से थोड़ा सा और खेले कूद रहे यहाँ पर, तो पैर फिसलने से वो पानी की चपेट में आ गए हैं। अभी उनका जो भी है पता नहीं है। अब इसको 3-4 तरीके से देखा जा रहा है। एसडीएम साहब यहाँ हैं, सीओ साहब हैं, एसओ लाइन पार हैं, यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, मैं स्वयं भी आया हूँ, आप सब लोग भी आ गए हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चे सुरक्षित सलामत मिल जाएं। कानपुर के काकादेव में रामलीला मेले में नशे में धुत कुछ युवकों ने महिला के साथ बदमिजाजी की। वहां मौजूद युवक ने विरोध किया तो शराब के नशे में धुत युवकों ने उसे पीटा। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिटाई की वजह से युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। सफेद कुर्ते पजामे में पिट रहा युवक समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता बताया जा रहा है। इस दौरान मौके पर डायल 112 पुलिस पहुंची और भीड़ से पिट रहे युवक को बचाने का प्रयास करती रही। खबर बिजनौर से आ रही है। रामलीला की बात करेंगे। इसमें युवक की एक की मौत हो गई है। मंचन चल रहा था।
इस दौरान एक युवक जो है हार्ट अटैक से दम तोड़ देता है। दरअसल वो दशरथ का किरदार निभा रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे। उस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। लोगों ने सोचा कि शायद ये इनके किरदार का अभिनय का हिस्सा होगा। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उनकी मौत हो गई। किसी को समझ ही नहीं आया। सालों से ये दशरथ का किरदार निभा रहे थे। तो जशपुर की घटना पर सीएम योगी ने भी दुख जताया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ के जनपद जशपुर में एक धार्मिक जुलूस पर अनियंत्रित वाहन द्वारा लोगों की कुचले जाने की दुर्घटना में हुई मृत्यु अत्यंत दुखद है। छत्तीसगढ़ सरकार से घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने और पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने की अपेक्षा है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़ी यह खबर है। 150 करोड़ की फंडिंग का खुलासा हुआ है। एटीएस की चार्जशीट से यह खुलासा हुआ। उमर गौतम की संस्था को ब्रिटेन से फंडिंग हुई। अल-फलाह ट्रस्ट से जो है 57 करोड़ रुपए मिले। मौलाना कलीम को 22 करोड़ रुपए मिले। हवाला के जरिए भी फंडिंग हुई है। खाड़ी देशों से फंडिंग का खुलासा हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन से इन्हें फंडिंग हुई है। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषभ, फंडिंग की बातें सामने आ रही थी, लेकिन मुल्कों के नाम जुड़ते जा रहे हैं। जरा पूरी खबर बताइएगा। जी ना, देखिए, बीते कुछ समय से यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर रखी है। अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें तमाम बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, जिसमें उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी शामिल हैं। और अब 4 आरोपियों के खिलाफ पहले चार्जशीट दाखिल हो गई। अभी हाल ही में प्रकाश रामेश्वर खबरें, एडम कौशल, आलम भूपरी, बंदोक, अरसलान मुस्तफा, फराज शाह के खिलाफ एटीएस ने चार्जशीट दाखिल की। उस चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है कि अवैध धर्मांतरण के लिए यूएस, यूके, खाड़ी देशों से बाकायदा मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम के ट्रस्ट को फंडिंग की जा रही थी। तमाम खुलासे किए हैं ब्रिटेन के। और लगातार जो है कार्रवाई भी जारी है। आजमगढ़ में दशहरे के मौके पर जुलूस के लिए बुलाया गया एक हाथी अचानक भड़क गया। दावा किया गया है कि परंपरा के मुताबिक हाथी को पैसे दिए जाने थे, लेकिन उसकी जगह महावत को पैसे देने से हाथी का गुस्सा बढ़ गया। हाथी के खौफ से एक तरफ जाकर खड़े हो गए। हाथी के गुस्से का शिकार एक ऑटो बन गया। उसने सड़क के किनारे खड़े ऑटो के निचले हिस्से में अपनी सूंड फंसाई और उसे एक ही झटके में पलट दिया। हाथी का गुस्सा यही नहीं थमा, उसने ऑटो को एकदम किनारे तक घसीटा, जिसे देखने के लिए वहां कई लोग जमा हो गए। हालांकि वीडियो बनाने वाले शख्स ने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल बचाने की सलाह दी। बेकाबू हाथी ने वहां खड़े एक और ऑटो को उसकी ट्रॉली से पकड़कर खींचने की कोशिश की। जब ऑटो नहीं हिला तो वो और गुस्से में आ गया। उसने एक पेड़ की टहनी को पकड़कर पूरे पेड़ को ही झकझोर के रख दिया। दावा किया गया कि हाथी को काबू में लाने के लिए महावत को 20 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर वहां हालात सुधर पाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।